भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। केंद्र ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से 200 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि की स्वीकृत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भावांतर भरपाई योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, योजना के तहत अब तक 12,000 से अधिक किसानों को दी गई 33 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि। करनाल के तरावड़ी में आज भाजपा द्वारा 58वें पन्ना प्रमुख सम्मेलन का किया गया आयोजन। प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, प्रदेश में गुजरात की तर्ज पर संगठन का ढांचा हो रहा है तैयार। और जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 जीतने के बाद स्वदेश लौटी महिला कुश्ती टीम का हवाई अड्डे पर हुआ शानदार स्वागत। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से हिमाचल प्रदेश के लिए 200 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि स्वीकृत की है। इसका उद्देश्य मानसून के दौरान हुए नुकसान से राज्य को राहत प्रदान करना है। गृह मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन कोष के लिए पिछले महीने 2 किश्तों में कुल 360 करोड़ 80 लाख रुपए और इस महीने 189 करोड़ 27 लाख रुपए जारी किए हैं। राज्य में राहत और बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 20 दलों और भारतीय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के कच्चे ढांग में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया। उन्होंने शिमला में समर हिल शिव मंदिर के पास हुए भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन त्रासदी से जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। मन बड़ा द्रवित हुआ है और बहुत ही दुखी हुआ है यह देखकर कि यह त्रासदी किस तरीके से मानवता के लिए और हमारे जनजीवन को इसने अस्त व्यस्त किया है। प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। हम सब की जो क्षति हुई है उसके प्रति परिवारजन जिनकी क्षति हुई है, हमारी सबकी सहानुभूति है। प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रकृति पर किसी का जोर नहीं चलता। प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण पूरे मॉनसून सीजन में अब तक 338 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल गुरुग्राम से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भावांतर भरपाई योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संवाद में शामिल किसानों से कहा कि आपकी सफलता से अन्य किसानों को भी प्रेरणा मिली है और अब वे गेहूं व धान के चक्र से बाहर निकलकर बाजार की मांग के अनुसार फसलों का उत्पादन करने लगे हैं। सीएम ने कहा कि फल व सब्जियों के लिए शुरू की गई भावांतर भरपाई योजना के तहत अब तक 12,000 से अधिक किसानों को 33 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि दी गई है। इसके अलावा योजना में शामिल बाजरे का भाव यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चला जाता है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव के अंतर की राशि सरकार द्वारा सीधे किसानों के खातों में डाली जाती है। आज आप लोग जो बाजरा बोने वाले किसान हैं, इन सबको भी मैं इस प्रकार से भी बधाई देता हूं कि हमारा ये जो वर्ष है 2023 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मिलेट ईयर, मोटा अनाज का वर्ष ये घोषित किया गया है और बाजरा एक मुख्य फसल है जो मोटे अनाज में आती है। खरीफ 2022 में शुरू किया जब एमएसपी का रेट 2350 हो गया और इसमें भी बाजार भाव 1900 रुपए था तो 450 रुपए प्रति क्विंटल ये हमने भावांतर भरपाई योजना के लिए दिए। 2,76,600 किसानों को 390 करोड़ रुपया भावांतर भरपाई की योजना के अंतर्गत हमने उनके खातों में और ये डाला है। इससे दोनों सीजन का मिला करके हमको 830 करोड़ रुपया सीधे जो किसान के खाते में ये डाला गया है। फल और सब्जी की जो भावांतर भरपाई है, हमने पिछले सालों में 12,000 से अधिक किसानों को 33 करोड़ रुपए की राशि ये उनको दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज सेहत के लिए लाभदायक होते हैं, इसलिए इनकी मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी बढ़ी है।
हम हरियाणा में भी मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं और किसानों को भी इनके लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को मौसम की अनिश्चितताओं के जोखिम से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। इसमें बागवानी की 21 फसलें शामिल हैं। इसमें सब्जियों के लिए 75,000 रुपये और फलों के लिए 1 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर क्लेम राशि दी जा रही है। किसान की फसल खराब होने पर उसको नुकसान न हो, तो इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कार्यक्रम शुरू किया और हर बार एक अच्छी राशि किसानों को यदि क्लेम की बनती है तो उनको मिलती है। और इसी प्रकार हमने बागवानी की फसलों के लिए भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये शुरू की है, जिसके अंदर 21 फसलें ये शामिल की गई हैं, ताकि बागवानी और यानी अन्य फसलें इन सब का बीमा और कंपनियों को द्वारा करा करके उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो। इसलिए मित्रों, हम लोग किसानों के हित में हमेशा ये काम करते हैं। सीएम ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से अब तक किसानों के खाते में लगभग 50,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में डाले हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देर शाम गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने शहर के विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। इस बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव संजीव कौशल भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने वर्ष 2023-24 के लिए 2,574.40 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट की स्वीकृति प्रदान की। बजट में ढांचागत विकास के लिए करीब 570 करोड़ रुपए, कैपिटल वर्क के लिए लगभग 1,152 करोड़ रुपए, शहरी पर्यावरण के लिए 36 करोड़ रुपए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए 538 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कल विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर प्रदेश की समृद्ध कला एवं संस्कृति को संजोकर रखने वाले कैमरा म्यूजियम का भी दौरा किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में इस म्यूजियम की सराहना भी कर चुके हैं। करनाल के तरावड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा 58वें पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और घर घर जाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की अपील की। पत्रकार वार्ता में ओपी धनखड़ ने कहा कि हम गुजरात की तर्ज पर हरियाणा में संगठन का ढांचा खड़ा कर रहे हैं। हमने 2/3 लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और सितंबर माह तक प्रदेश के सभी हलकों में पन्ना प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन पूरा कर लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 225 पन्ना प्रमुख हमारे पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो गए हैं। घरौंडा का असंध का जो है बाकी है और पूरे हरियाणा में आज 58 हो जाएंगे, कल 59 हो जाएंगे और मैं कहूँगा कि हम 2/3 अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गए हैं। सितंबर माह में 100% लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। 225 पन्ना प्रमुख हमारे पोर्टल पे चढ़ गए हैं। तो हमने जो एक संकल्प लिया था नई टीम बनाते ही कि हम गुजरात के लेवल पर अपने संगठन को निचले लेवल तक ले जाएंगे, हम उसमें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसमें कामयाब होंगे। विपक्ष पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की रैलियों के मुकाबले तो हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहे हैं। सपने देखने का सबको हक है, लेकिन 2024 में भाजपा फिर से सत्ता में वापसी करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में आपका खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस की रैलियों की बजाय एक जलवा वो फिर से फोटो में दिखाई आज। 18 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में बीजेपी ने 9 रैलियां की थी, एक दिन में 3 की थी। तो अब तो हमारा जब कहो तब जितनी बड़ी रैली, आज 2 पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। कांग्रेसी रैलियों के लेवल के तो हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहे हैं। सपने देखने में कोई आपत्ति नहीं है, हर किसी को सपने देखने का हक है, लेकिन मोदी जी फिर से आ रहे हैं और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार में। राहुल गांधी के पिताजी का राज नहीं है जो ये कहते थे मैकमोहन रेखा मोटी पेंसिल से खींची गई है, 25 किलोमीटर इधर या उधर पता ही नहीं चलता, अब एक इंच का पता चलता है। अब राहुल गांधी के जो नेहरू जी थे उनके परिवार के, जिसके वो एक तरह से नाती हैं, अब वो अक्साई चीन का इलाका और वो अब पाकिस्तान को नहीं दिया गया, चीन को नहीं दिया गया, जो 62 की लड़ाई के बाद दे दिया गया था, वो भारत नहीं है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में लगातार संगठन की मजबूती के लिए पन्ना प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन कर रही है।
जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पहलवानों के लिए आज दिल्ली में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। भारत ने पुरुषों के फ्री स्टाइल स्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल करने में सफलता पाई है। मोहित कुमार ने 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जयदीप ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत राहुल ने भी कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। सागर जागलान ने फ्री स्टाइल के 89 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं टॉप्स स्कीम में शामिल दीपक चहल ने कांस्य पदक जीता। हरियाणा की खिलाड़ियों का भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अंतिम पंघाल ने लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। वहीं प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा। सरिता दलाल ने भी भारत को एक और स्वर्ण पदक दिलाया। एक अन्य पहलवान अंतिम ने रजत पदक जीता। वहीं रीना, हर्षिता और आरजू ने कांस्य पदक अपने नाम किए थे। भारतीय महिलाओं ने प्रतियोगिताओं में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। इस शानदार उपलब्धि पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में सड़क दुर्घटना में सैन्य कर्मियों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस दुर्घटना से बहुत पीड़ा हुई है। राष्ट्र के प्रति सैन्य कर्मियों की सेवा को सदैव याद रखा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि लद्दाख में एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में सेना के जवानों के हताहत होने का समाचार हृदय विदारक है। मां भारती की सेवा के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए जवानों की शहादत को मेरा नमन। उनके परिजनों के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजीव गांधी देश के 7वें प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने 1984 से 1989 तक अपनी सेवाएं दी। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी नई दिल्ली में राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान में शिरकत की। इस दौरान अमित शाह ने मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का बीमारू बना दिया था, लेकिन भाजपा ने सरकार गठन के बाद राज्यों को बीमारू शब्द से मुक्ति दिलाई। बीमारू राज्य को देश के सबसे विकसित राज्यों में 20 साल में पहुंचाने का प्रयास किया है और आगे आजादी के अमृत काल के समय में क्या दृष्टिकोण लेकर मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में विकास के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस का ध्यान सिर्फ घोटाले करने पर रहा। 50 से 2003 तक 53 वर्ष में 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले इस 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। उन्होंने कहा कि 1950 से 2003 तक 53 वर्षों तक 6-7 साल छोड़कर कांग्रेस का शासन रहा। आज जो लोग दावे कर रहे हैं उन्हें इन 53 साल का जवाब देना चाहिए। गुजरात के गांधीनगर में चल रही G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक कल संपन्न होगी। बैठक के दौरान भारत के डिजिटल हेल्थ मॉडल की विशेष रूप से सराहना हुई। बैठक के आउटकम दस्तावेज में ई-संजीवनी, आयुष्मान भारत के साथ साथ आभा और कोविन को भी उदाहरण के रूप में पेश किया गया। इसमें दुनिया को भी भारत जैसा डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म अपनाने का सुझाव दिया गया है। कोई सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति 5-6
1000 के पॉपुलेशन पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है, वहां पर वो आ जाते हैं और आवश्यकता होती है तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डॉक्टर या तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ जुड़ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर बैठ के उसको एडवाइस कर देते हैं। आवश्यकता होती है तो वो सीधी भी उसके साथ बात करते हैं, डॉक्टर से भी बात करते हैं। एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। बैठक के अंतिम दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की उपस्थिति में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने डिजिटल हेल्थ पर वैश्विक पहल लॉन्च की। ये पहल डिजिटल हेल्थ पर वैश्विक रणनीति के क्रियान्वयन हेतु WHO प्रबंधित नेटवर्क और मंच के रूप में काम करेगी। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की डिजिटल संबंधी रिपोर्ट भी जारी की गई। बैठक में शामिल कई देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत द्वारा की जा रहे कामों को सराहा। उन्होंने भारत को वैश्विक दक्षिण की आवाज बताते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उपलब्धियों को सबके लिए मिसाल बताया। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम घेब्रेयेसस ने कार्यक्रम समापन के बाद कहा कि भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत कई सारी उपलब्धियां हासिल की गई हैं। उन्होंने बताया कि टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ जैसी चीज़ों पर काम किया जा रहा है। आने वाले समय में ये अहम साबित होंगी। G20 countries have agreed under India's presidency is to address the access to counter measures, medical counter measures. So that's very important. Then there is a consensus with the G20 to address that. And the second is the Digital Health Initiative. And WHO will coordinate the initiative and will be its secretariat. And this is to use digital technology, including AI, to achieve universal health coverage. And I have witnessed here when we visited the Ayushman Bharat Wellness Center how telemedicine can be used to link the health post with a remote hospital and serve people. And we have also, some presentations from some countries with good experience in digital technology. So that's another initiative that which we launched today, and that will benefit the whole world. भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन आज तड़के 1:50 पर पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डीबूस्टिंग में चंद्रयान की गति को कम किया गया है। इसरो ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल उम्मीद के मुताबिक सही काम कर रहा है। साथ ही कहा कि अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी और सूरज के उगने तक वह लैंडिंग साइट पर इंतजार करेगा। यहीं से ही 23 अगस्त को शाम 5:45 पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इस बीच चंद्रमा पर भारत से पहले पहुंचने की कोशिशों में लगे रूस को झटका लगा है। रूस के अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आ गई है। इसके चलते इसकी कक्षा नहीं बदली जा सकी। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वैज्ञानिक हालात का विश्लेषण कर रहे हैं। बता दें कि लूना 25 को सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी लैंडर मॉड्यूल के चांद पर लैंड करने को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है। उन्होंने एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि लैंडिंग के लिए तैयार रहें। चंद्रयान 3 का अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। लैंडर मॉड्यूल कक्षा की न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। जैसे ही लैंडर मॉड्यूल चांद के करीब पहुंचेगा, वैसे ही उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विख्यात फिल्म निर्माता एवं निर्देशक मधुर भंडारकर से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा प्रभारी विप्लव कुमार देव भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने मधुर भंडारकर से हरियाणवी कलाकारों को बढ़ावा देने और हरियाणा में फिल्मों की शूटिंग की अपार संभावनाओं एवं इससे उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही सीएम ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता एवं पद्मश्री मधुर भंडारकर को बताया कि प्रदेश में फिल्म एवं कला को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक फिल्म पॉलिसी भी बनाई है।
प्रदेश के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कल पंचकुला में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होने, उन्हें धैर्यपूर्वक सुनने और उनकी शिकायतों का पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से निवारण करने के निर्देश दिए। डीजीपी ने शिकायतों के जल्द निवारण की आवश्यकता पर बल दिया ताकि निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के साथ भ्रष्टाचार को भी खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि के स्तर का पता लगाने के लिए फीडबैक लेने की एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। राज्य में महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए डीजीपी ने कहा कि पुलिस को राज्य में ऐसा माहौल विकसित करने के लिए काम करना चाहिए जहां महिलाएं या बेटियां देर से घर आने पर भी सुरक्षित महसूस कर सकें। सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से धान की सीधी रुपाई के लिए किए गए आह्वान के परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में जींद के नरवाना क्षेत्र के कृषि विभाग ने खरल गांव में धान की सीधी बिजाई कर रहे किसानों के खेतों का निरीक्षण किया और उन्हें धान की फसल में आने वाली बीमारियों से अवगत करवाया। कृषि विभाग के एसडीओ बलजीत लाठर ने बताया कि धान की सीधी बिजाई को लेकर किसान अब जागरूक हो रहे हैं। इस तकनीक से किसानों की लागत कम होती है और मुनाफा अधिक मिलता है। तकनीकी अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा, धान की सीधी बिजाई पर किसानों को सरकार 4,000 रुपए का अनुदान दे रही है और इसमें बीमारी आने की संभावनाएं कम हैं। किसानों को हमने जागरूक किया था कैंप लगा करके कि आप धान की सीधी बिजाई कीजिए। वो किसी भी तरीके से पट्टे काट करके जो धान की बिजाई की जाती है उससे कम नहीं निकलेगी। तो ये जो जागरूक किसान हैं इस एरिए के, वो इस तकनीक को अपना रहे हैं और काफ़ी फ़ायदा उन किसान भाइयों को हो रहा है। जैसे आप इसी में देख रहे हैं, इसमें किसान की 3-4 जो सिंचाई है उसकी बचत हो रही है और जो प्लांटिंग ट्रांसप्लांट करते हैं उसका भी खर्चा कम हो रहा है और किसान बड़ा खुश है इस टाइम पर के। धान की सीधी बिजाई करने से जो सरकार 4,000 रुपये प्रति एकड़ तो देती है, इसके साथ साथ कद्दू करने का उनका जो खर्चा है वो भी बच जाता है, नर्सरी को तैयार करने का खर्चा है वो बच जाता है और इस धान की सीधी बिजाई में बकानी बीमारी बिल्कुल भी नहीं आती। और सबसे खास बात यह है कि इसमें यूरिया खाद भी कम डालना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इसकी विशेषता एक ये भी है, जो हम रोपाई वाली विधि अपनाते हैं उसमें खेत में जब रोपाई करते हैं उसको जड़ पकड़ने में समय लग जाता है और वो समय यहाँ बच जाता है। वहीं किसानों ने बताया कि वे धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं जिससे पानी की बहुत बचत हो रही है। इस तकनीक की सहायता से उन्हें खाद भी ज़्यादा नहीं डालनी पड़ती है। 8-9 साल से बिजाई कर रहा हूँ मैं। जब से मेरे खेत में 2 चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। एक तो जी झंडा रोग नहीं है, कोई भी व्यक्ति मेरे खेत में आके झंडा रोग दिखा दो। और दूसरी है जी, हम सीधी बात हम कहते हैं इसके में नीचे जड़ नहीं बदती, उसका बहुत ज़्यादा फायदा जी। 2 विशेषता इसमें शुरू से जी, झंडा रोग के नीचे जड़ बदने की। मैं तो जी पिछले कई साल से लगातार पूरा खेत बो रहा हूँ जी, 15-16 किले बोता हूँ हर साल जील के और DSR के साथ ही करता हूँ। अच्छी बात बताऊँ, इसकी सारी जो कमियाँ हैं वो भी आगे सुधार कर लेंगे। कई सालों के अब तो एक्सपीरियंस हो गया इसमें। ठीक है, पानी का भी बहुत फ़र्क है, कई रहा उसमें दवाइयाँ भी कम डालनी पड़ा, स्प्रे भी कम करना पड़ा है। इससे बहुत फ़ायदा मिला, समय की भी बचत है। जो ट्रैक्टर ले रहे हैं डीजल की भी बचत होगी। इसमें कई बार जोतना पड़ा खेत, फिर पाड़े काटने, फिर और हो जाए। इसमें कुछ नहीं, 1-2-3 बार तैयार करके बिजाई कर दो अपना। गौरतलब है कि कृषि विभाग द्वारा समय समय पर किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने के लिए जागरूक किया जाता है। केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसके निर्यात पर 40% शुल्क लगा दिया है। ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये निर्यात शुल्क इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले सरकार आपूर्ति बढ़ाने के लिए अपने बफर स्टॉक से 3 लाख टन प्याज बाजार में जारी कर चुकी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण सचिव रोहित कुमार सिंह ने नेफेड और NCCF के प्रबंध निदेशकों के साथ गत सप्ताह हुई बैठक में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया था। बैठक में यह फैसला लिया गया कि बफर स्टॉक से प्याज उन राज्यों और क्षेत्रों के बाजारों में जारी की जाएगी जहां इसकी कीमतें देश भर की औसत कीमतों से ज्यादा हैं। इस साल सरकार ने अपने बफर स्टॉक के लिए 3 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद की है।
चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में हरियाली तीज के अवसर पर कल उत्सव का आयोजन किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाली तीज पर्व के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के लोगों के लिए खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि त्योहार हमारे जीवन में प्यार, मोहब्बत, आपसी सद्भाव एवं भाईचारे के रंग भरते हैं और ये हमारे देश की महान प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं परंपराओं के परिचायक हैं। तीज त्योहार हमारी संस्कृति की विरासत हैं, जिन्हें सहेज कर रखना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। तीज का त्योहार महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने में सहायक है। राज्यपाल ने कहा कि भारत के लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और दूसरे धर्मों के त्योहारों का हिस्सा बनते हैं। यही हमारे महान देश की एकता व अखंडता का प्रतीक है। ਚੱਲਿਓ ਪਟਿਆਲੇ ਉਥੋਂ ਲਿਆਵੀਂ ਓਏ ਉਥੋਂ ਲਿਆਵੀਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਨਾਲੇ ਅੱਧੇ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਓਏ ਅੱਧੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕਾਲੇ ਵੇ ਇੱਕ ਪਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਓਏ ਇੱਕ ਪਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਨੀ ਓਏ। उत्सव में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों, मेहंदी एवं चूड़ियों की स्टॉलें लगाई गई। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न कलाकारों ने अनेकों सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का प्रदर्शन करके सभी का मन मोह लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। इस वर्ष 17 सितंबर से शुरू होने वाली इस योजना के तहत पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को विभिन्न आर्थिक लाभ प्रदान किए जाएंगे। विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों ने लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उसमें सुधर जाएगा, ऐसे प्रधानमंत्री पहले बार देख रहे हैं और दे रहा है गरीबों के साथ, वो बहुत अच्छा है और देते रहेगा तो हम लोग भी गरीब लोग आगे बढ़ जाएंगे। अपने मोदी से कमा करके प्रेस लेकर के धोबी काम करते हैं। मोदी जी घोषणा की है, मोदी जी आपके धन्यवाद। दुकान से थोड़ा बड़ा बनाऊंगा हल्का सा, और उसके बाद में जो पैसा उसको बैंक में रखे रहूँगा। कल के दिन भी 5% ब्याज देना है तो उसी में दूंगा मोदी जी को। विश्वकर्मा ये से दिन होने वाला है, उसमें घोषणा किया था। एक छोटे हम कामगार लोगों को कुछ लोन का ऐलान किया था। मदद स्कीम क्या है, कितना कैसे पटाना है, पूरा पता करके ही लेंगे। जो मोदी जी कर रहे हैं अभी अच्छे कर रहे हैं, सब बढ़िया। 15 तारीख को जो किए हैं, घोषणा किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। जो भी मिलेगा सर वो हमारे सहयोग के लिए रहेगा और हम भी थोड़ा सा एक दुकान डाल सकें अपना और खुद का काम कर सकें। सर प्रधानमंत्री हम लोग छोटे मतलब हुनर वाले के लिए और धंधा आगे बढ़ेगा इसमें लोन में और अपने जीवन यापन करेंगे। चाहे कोई राजमिस्त्री है, चाहे कोई ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਾहे कोई ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, 15000 ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने ये बहुत वड्डा एक उपराला करिया। मैं तय दिलों धन्नवाद करदा अपने नरेंद्र मोदी जी का। तो इन्होंने ई बसा कड्डियां ते दूजी और इन्होंने विश्वकर्मा योजना चलाई है, जिस दे दौरान अपने कारपेंटर भरा हो गए, होर जिहड़े मजदूर भरा हो गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा फायदेमंद। ये 15000 तक की मदद ते 1 ਲੱਖ का लोन दिवान की वादा करते हैं। तो ये भी कहते हैं कि असीं इन्हों फ्री ट्रेनिंग दवावांगे, जिस दे नाल इन्हां दा हौसला बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ही लोगों का भला सोचा है। ये 2 स्कीमां भी उन्हां दी भलाई लई आईयां ने। ਜਿਹੜੀ ਈ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਖੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਈ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਵੀ ਗਏ ਵੀ ਮੁਫਤ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ बढ़ावा भी दे सकते हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।